हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी की क्लास 4 करने वाले हैं, जिसमें हम डीएनए, आरएनए और पोषक तत्वों को पढ़ने वाले हैं। पोषक तत्वों में जो प्रोटीन, वसा और विटामिन का टॉपिक रह जाएगा, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले हम बायोलॉजी की 3 क्लासेस भी करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें डीएनए की, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट। बात करें अगर हम न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड में केवल शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, इसमें फास्फेट नहीं पाया जाता है। यहीं पर इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट को मिलाकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट किस में नहीं पाया जाता? तो ये न्यूक्लियोसाइड में नहीं पाया जाता। फॉस्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। नाइट्रोजनी क्षारक की बात करें तो डीएनए में कुछ नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। इनके 2 टाइप हैं, प्यूरीन और पिरीमिडीन। प्यूरीन में होते हैं एडिनिन और ग्वानिन। पिरीमिडीन में होते हैं थाइमिन और साइटोसिन। इसको याद करने की ट्रिक है प्यारी एजी परी की टीसी ले आना। डिस्कस कर लेते हैं डीएनए का द्विकुंडलित या हेलिक्स मॉडल। तो इसमें अगर हम बात करें कि ये किसके द्वारा दिया गया है, तो इसे दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। ज़्यादातर बुक में आपको यही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एक तीसरा नाम और है विल्किंस। तो ये मॉडल दिया गया था वाटसन, क्रिक और विल्किंस के द्वारा, और इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डीएनए के हेलिक्स मॉडल में एडिनिन डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से जुड़ा हुआ होता है और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। डिस्कस कर लेते हैं डीएनए और आरएनए में क्या क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो डीएनए की फुल फॉर्म हो जाती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या हो जाता है? राइबोज शर्करा। अर्थात डीएनए हो जाता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए हो जाता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। N2 बेस में डीएनए में पाया जाता है थाइमिन, लेकिन आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। डीएनए में जीन भी पाया जाता है। जीन डीएनए का एक भाग होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीन की। जीन क्या होता है? तो ये डीएनए का एक खंड होता है। विशिष्ट लक्षण का ये निर्धारण करता है और वंशागति का निर्धारक होता है। वंशागति का वाहक कौन होता है? तो ये गुणसूत्र होता है। और वंशागति का निर्धारक कौन होता है? तो ये हो जाता है जीन। आगे डिस्कस कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। डीएनए से आनुवांशिक सूचना एमआरएनए द्वारा प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए को जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसके आधार पर प्रोटीन का निर्माण करना कहलाता है ट्रांसलेशन। ये टर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो डीएनए से आनुवांशिक सूचना एमआरएनए द्वारा प्राप्त करना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए को प्राप्त सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करना कहलाता है ट्रांसलेशन। कृत्रिम जीन संश्लेषण की बात करें तो इसकी खोज की गई थी हरगोविंद खुराना के द्वारा, और इसके लिए इन्हें 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कोशिका विभाजन को डिस्कस कर लेते हैं। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो कोशिका विभाजन होता है 3 टाइप से, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन किस में होता है? तो ये जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल में होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में और अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में। डिस्कस कर लेते हैं इसे हम। तो समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर क्या है? तो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में, जैसे अंडाणु और शुक्राणु। जनक कोशिका से संतति कोशिका में संख्या समान होती है समसूत्री में,
नाम से ही पता क्या चल रहा है कि ये क्या है, समसूत्री, अर्थात जनक कोशिका से जो संतति कोशिका में संख्या होगी वो समान रहेगी। संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी होगी। अर्धसूत्री में, अर्ध का मीन्स क्या हो गया, आधा, तो संतति कोशिका में क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे किसी जनक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, अगर उसमें समसूत्री विभाजन होता है तो टोटल इसमें क्या हो गए, 92 गुणसूत्र हो गए। तो जो संतति कोशिका होंगी उसमें 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगी, संख्या समान रहेगी। जनक कोशिका में भी कितने थे, 46 थे, और जो संतति कोशिका है उसमें भी कितने हैं, 46। बात करें अगर हम अर्धसूत्री की, तो अगर किसी जनक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, अर्थात दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 92, तो जो संतति कोशिका बनेंगी उसमें 23 गुणसूत्रों की संख्या होंगी, अर्थात जनक कोशिका का क्या होगा, आधी संख्या हो जाएगी। इसमें क्या होता है, समसूत्री में 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है और अर्धसूत्री में 1 से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये तो हो गया हमारा अर्धसूत्री और समसूत्री। आई होप आपको समझ आया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है प्लास्टिड या लवक को। आत्मघाती बैग कहा जाता है लाइसोसोम को, और मस्तिष्क कहा जाता है केंद्रक को। ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि कई बार लगातार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, रसोई घर प्लास्टिड, आत्मघाती बैग लाइसोसोम, और मस्तिष्क हो जाता है केंद्रक। अब डिस्कस कर लेते हैं पोषक तत्वों को। तो पोषण के 2 टाइप होते हैं। बात करें कौन कौन से टाइप हैं, तो एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। स्वपोषी का अर्थ क्या हो जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, स्वपोषी। और विषमपोषी में क्या होता है कि जिसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात ये अपने आप से कुछ भी भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जैसे मनुष्य है, क्योंकि इसे किस पर डिपेंड रहना पड़ता है, अनाज पर रहना पड़ता है, फल पर, सब्जियों पर, तो ये क्या हो जाएगा, विषमपोषी। शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी और अपमार्जक, ये सभी क्या हैं, विषमपोषी। परजीवी के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाता है, जोंक और जू, और अपमार्जक का एग्जाम्पल है जैसे सियार और चील। नोट पॉइंट में बात करें तो अपमार्जक को ही प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि ये मृत पदार्थों पर आधारित रहता है, इसलिए ये क्या करता है कि प्रकृति की सफाई कर देता है। डिस्कस कर लेते हैं भोजन में कौन कौन से पाए जाते हैं। भोजन में मुख्यतः 3 भागों में पोषक तत्वों को डिवाइड किया गया है। एक होते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले, एक होते हैं शरीर निर्माण वाले, और एक होते हैं रोधी क्षमता वाले। ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर निर्माण वाले होते हैं प्रोटीन, और रोधी क्षमता वाले होते हैं जैसे विटामिन और खनिज। भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल। आगे डिस्कस करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट को ही क्या कहा जाता है, शर्करा। इनकी पहचान कैसे करेंगे हम, तो जिनके भी नाम के आगे बाद में ओज लगा हुआ दिख जाए वो क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देने वाले होते हैं, अर्थात इन्हें जैसे ही हम ग्रहण करेंगे उसके बाद तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे ग्लूकोन डी, एनर्जी ड्रिंक, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा। शरीर की 50 से 75% ऊर्जा की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही की जाती है, जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं। बात करें कुछ कार्बोहाइड्रेट के इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, C6H12O6। इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड।
मोनो का मीन्स क्या होता है कि एक शर्करा, डाई मीन्स हो जाता है दो शर्करा, और पॉली का मीन्स हो जाता है बहुत सारी शर्कराएं। अर्थात मोनोसैकेराइड क्या हो गए, जिनमें एक शर्करा पाई जाती है। तो जैसे क्या हो गया इसका एग्जाम्पल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज को ही हम कहते हैं ब्लड शुगर, फ्रक्टोज को कहा जाता है फ्रूट शुगर, और गैलेक्टोज को कहा जाता है ब्रेन शुगर। डाइसैकेराइड क्या होते हैं कि जिनका निर्माण दो शर्कराओं से होता है, अर्थात जिनमें दो शर्कराएं सम्मिलित होती हैं, वो कहलाते हैं डाइसैकेराइड। एग्जाम्पल में हो जाएंगे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज का निर्माण होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाने से, माल्टोज का निर्माण होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से, और लैक्टोज का निर्माण होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। बात करें अगर हम पॉलीसैकेराइड की, तो जिसमें बहुत सारी शर्कराएं होंगी वो क्या कहलाएंगे, पॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। डिस्कस कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिससे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो ये हो जाती है फ्रक्टोज, और ये शहद में पाई जाती है। टेबल शुगर किसे कहा जाता है, तो ये सुक्रोज को कहा जाता है, और ये कहाँ पाई जाती है, तो गन्ने में पाई जाती है, अर्थात केन शुगर में। मिल्क शुगर किसे कहा जाता है, तो ये लैक्टोज को कहा जाएगा। जहाँ पर भी लैक्ट वर्ड आ जाएगा वहाँ पर क्या उसका मीन्स हो जाएगा, दूध या फिर मिल्क। स्टार्च की बात करें तो पौधों में खाद्य संचय होता है स्टार्च के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में होता है जंतुओं में खाद्य का संचय। जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है वो एक शर्करा के द्वारा ही निर्मित होती है, सेलुलोज के द्वारा। और कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी हुई होती है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कवक की कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी हुई होती है। और सभी कार्बोहाइड्रेट मीठी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी वीडियो। जो भी आगे का रह गया है विटामिन वगैरह, प्रोटीन, ये सभी इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।